इसमें विक्टिम ब्लेमिंग एक कास्ट एंगल के साथ किस तरह से आ रहा है, एक मनुवादी एंगल के साथ किस तरह से आ रहा है, सोचिए। पहला उदाहरण ये कि जो वहां पंचायत किया गया, अपर कास्ट पंचायत, ये पंचायत, इस पंचायत में लोग ऐसी बातें कहते हुए पाए गए कि हम लोग जो दलितों के घर पर पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, तो उनकी बेटी को क्या हाथ लगाएंगे। ये घिनौनी जो चीज कही गई, ये क्या है? और आपको अगर लगेगा कि ये तो बस हाथरस के किसी गांव में लोग कहने वाले लोग हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि ठीक यही चीज 1995 में साथिन भंवरी देवी के साथ जब बलात्कार हुआ और उसमें भी जाति वर्चस्व था बलात्कार के पीछे कारण, और वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ रही थी, तो उसके साथ में बलात्कार करने वालों ने उसके साथ ये किया था। और कोर्ट में जब मामला आया तो वहाँ अदालत में जज साहब ने ठीक यही चीज कहा कि भाई ये तो भाई ऊंची जात के लोग जो हैं वो नीची जात की महिला के साथ ऐसा क्यों करेंगे, ये तो छुआछूत मानते हैं, क्यों छुएंगे। तो ये एक सबके जानने वाले, जिसको कहते हैं ना पब्लिक सीक्रेट, सारा देश जानता है कि दलित महिलाओं के साथ में किस तरह से सामंती बलात्कार से सामंती उत्पीड़न होता रहा है, हो रहा है अभी। लेकिन इसको एक तरह से अदालत से लेकर के गांव तक, अदालत से लेकर के नीचे तक, ग्राउंड तक, ये तर्क लाने वाली चीजें हैं, जो सच को झुठलाने वाली चीजें और विक्टिम की सच्चाई को, विक्टिम को झूठा बताने वाली जो तर्क है, वो एक कास्ट एंगल के साथ आ रहा है। और इसमें हम इस बात को सोचें कि एक तरह से ये हमारी पूरी जो पुलिस व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, उसकी जो अगर वो रोटी है तो उसके आटे में गूथा हुआ है ये जो जातिवादी मनुवादी संस्कृति है, जो महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, ये जो है गूथा हुआ है आटे में। और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। ये संघर्ष खत्म नहीं हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के रेजिग्नेशन के साथ, लेकिन ये आगे तक जाएगा जब तक कि ये जाति के उन्मूलन के लिए जो लड़ाई है वो लड़ा जा रहा है। और उस लड़ाई में सबको शामिल होना होगा। अगर आपको हाथरस पर कोई सचमुच में आपके भीतर उबाल है, गुस्सा है, तो उसी के साथ ये खत्म हो सकता है। लेकिन मैं खत्म की बात से पहले थोड़ा शुरुआत की बात, योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात हम क्यों कर रहे हैं? पहले मैं याद दिला दूं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई इधर राजस्थान, उधर फलाना ढिमकाना, हम ये बता दें कि भाई जब दिल्ली में हुआ था ना 2012 में, उस समय हम ही लोग थे जो कह रहे थे शीला दीक्षित इस्तीफा दो। इसलिए ये सब मत आकर के हमें समझाइए कि आप जो है फलाना और किसी को बचा रहे, दूसरे के खिलाफ बोल रहे। जो चीज तब कहे थे वही आज भी कह रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया क्या था? उस समय जो दिल्ली की सरकार थी या उस समय जो देश की सरकार थी, उसने रातों रात जो है पीड़िता के शरीर पर पेट्रोल डाल करके उसे नहीं जला दिया। वो जा करके परिवार से मिले थे। थोड़ा बहुत शर्मसार हुई थी सरकार तब की। ये जिस हद तक की बेशर्मी है, ये कहां से आती है? क्यों हम चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को एक मिनट के लिए कुर्सी पर छोड़ना नहीं चाहते? मैं आपको बताऊं, दरअसल उनकी ये जो काम कर रहे हैं, पहले देख लीजिए। शरीर को जलाया, एविडेंस को मिटाया, उसके बाद में उन्होंने कहने की कोशिश की कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। आप लड़की की वीडियो सुन लीजिए, कहीं नहीं कह रही है बलात्कार हुआ, लेकिन वीडियो सुना गया और वीडियो में शुरू से लेकर के, पहली वीडियो से लेकर के अंतिम सांस तक वो कहती रही कि मेरे साथ में जबरदस्ती की गई, इन्होंने जबरदस्ती किया और उन्होंने नाम लिया। जीभ कटी हुई थी, लेकिन उस कटी हुई जीभ के साथ में बड़े साहस से उसने अपनी सच्चाई को बोला। वो जो सच को बयान की है, उस सच का आदर करना क्या हमारा देश करेगा? हम तो करेंगे, यूपी की सरकार करेगी, केंद्र की सरकार करेगी। उसके सच के साथ आप अपमान क्यों कर रहे हैं? पहली बात। फिर जब वीडियो वाली बात झुठला गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो FSL की लेबोरेटरी से आया हुआ है कि भाई वेजाइनल स्वाब में कोई स्पर्म नहीं निकला। फिर पहली बात तो ये कि सारे महिला संगठन कह करके थक गए हैं कि बलात्कार जो है आपके शरीर के पुर्जे जांच करने से नहीं तय होता। जब उस महिला ने कहा है कि हुआ है, वो भी अपने आप में एक एविडेंस है। लेकिन आप 11 दिन के बाद आप स्वाब लीजिएगा, उसके बाद आप कहां से पाइएगा उसके शरीर में क्या चीज?
और अलीगढ़ में जो एमएलसी हुई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बलात्कार के ढेर सारे लक्षण हैं और इससे हम कतई इनकार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आ गई। अब सरकार क्या ले रही है? अब वो कह रहे हैं सरकार और उनके जो पिट्ठू हैं, ठाकुरियत के जो उस तरह के ये हैं पैरोकार हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि दरअसल इसमें ये ऑनर क्राइम, लड़की की दोस्ती थी किसी से और उसके माँ और उसके भाई पर केस करिए क्योंकि उन्होंने मार दिया। वाह भाई, आपने लड़की की हत्या कर दी और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि हत्या की दोषी जो है वो उसके अपनी माँ और भाई को बनाए, पूरी तरह से झूठ को सच बने, सच को झूठ बना कर। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग प्लस है, विक्टिम ब्लेमिंग ऑन स्टेरॉइड्स है कि विक्टिम के माँ को ब्लेम कर दो, भाई को ब्लेम कर दो, किसी को भी ब्लेम कर दो, बस हमारी बिरादरी पे नहीं आनी चाहिए। ये है। और इसमें भी मैं बता दूं भाई, इसमें कहाँ से सच्चाई है? जब वो लड़की खुद उसका बयान वो दे गई है कि बलात्कार हुआ, बलात्कारियों का नाम लिया, वो कैसे झूठ हो गया? एमएलसी जो है कैसे झूठ हो गया? उसके साथ वो चीजें किसने की जिस जो एमएलसी में आई है, उसका आप क्या तर्क दे रहे हैं? कुछ नहीं। अब चौथा जो सरकार लाई है वो ये है, वो सबसे ग्रैंड है, जो दिल्ली में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी थे ना, जो समान नागरिकता के लिए लड़ रहे थे, अरे वो साजिश करता है। दिल्ली में दंगा उन्होंने करवाया, भीमा कोरेगांव में दंगा उन्होंने करवाया, और जाति के आधार पे दंगा जो है हाथरस में और यूपी में ये करवाना चाहते हैं। वाह भाई, हाथरस में दंगाई कौन है? वो लोग जो शर्ट खोल करके गंदी गंदी गालियां दे करके धमका रहे हैं दलितों के नेताओं को और दलित वहां जो 4 परिवार हैं उनको, वो दंगाई हैं? या दंगाई वो लोग हैं जो बलात्कार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो न्याय मांग रहे हैं पूरे देश भर में, वो दंगाई है? ये चीजों को उल्टा करते हैं। दिल्ली में भी यही था कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं दंगाइयों के बगल में, जो कह रहे हैं कि गोली मारो गोली मारो, लेकिन वो दंगाई नहीं, वो तो विसिल ब्लोअर है। और जो शांति की बातें कर रहे हैं, समान नागरिकता की बातें कर रहे हैं, उस पर यूएपीए लगा दो, उनको अंदर बंद कर दो। उसी की तैयारी में यूपी सरकार अभी है। उनका बस चले तो वो पीड़ित के परिवार को और उनके पक्ष में बोलने वाले हम सभी लोगों को यूएपीए लगा करके अंदर कर दे कि भाई आपका बोलना मना है, आप दंगाई हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके खिलाफ लड़ना, इसके झूठ का डेली, मैं जानती हूँ इस तरह का आंदोलन जब चलता है ना लंबा, थकान होने लगती है। इसीलिए अपने लिए भी समय लीजिए, लेकिन थकिए मत। डेली जो नया नया झूठ ये फेंकेंगे, इसको काटने का काम करिए। एक आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसे मामलों में कई बार लोग आके कहते हैं, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में भी, ऐसे आपके परिवारों में भी होगा, हमारे परिवार में भी लोग हैं कि बलात्कार के खिलाफ तो बोलना चाहिए, लेकिन आपने जाति की बात क्यों की, कास्ट की बात क्यों की? और मैं मानती हूँ कि इसका जवाब जो है ये दलित नेतृत्व को देने का बर्डन उन पे नहीं आना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ, मेरे संगठन में, खैर मैं एडवा से हूँ, CPIML से हूँ, उसमें नेतृत्व में बहुत सारे दलित लोग हैं जो लड़ रहे हैं सारी चीजें, लेकिन मैं अपने बारे में कहूँ कि हाँ, मैं दलित घर में पैदा नहीं हुई, मैं एक प्रिविलेज्ड घर में पैदा हुई, और मुझे लगता है ये मेरा काम और उन सबका काम होना चाहिए जो दलित घर में नहीं पैदा हुए, कि ऐसे फालतू तर्कों का जवाब दें और कहें कि भाई जाति आप मत मानिए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर ये प्रिविलेज है जाति न मानने का तो मत मानिए। ठाकुर घर में अगर आप पैदा हुए हैं और इस तरह के ठाकुर वर्चस्व दिखाने वाले लोगों से नफरत आपको होती है तो बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहिए कि मैं जाति जानता नहीं या जानती नहीं। जाति के आधार पे बलात्कार होता ही नहीं है, ये मत कहिए। जैसे पितृसत्ता के आधार पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, पितृसत्ता के ही आधार पर पुरुषों के साथ पुरुष बलात्कार करते हैं, ठीक उसी तरह से दलितों के साथ भी जातिगत वर्चस्व बनाने के लिए ऊंची जात के वर्चस्व की आइडिया मानने वाले जो लोग हैं वो बलात्कार करते हैं। इस मामले में जो आर पार की लड़ाई है, उसमें अपना पार जो है वो जाति के आधार पर मत तय करिए, कृपा करके मत तय करिए, न्याय की तरफ पे रहिए। और न्याय की तरफ पे रहने का मतलब है कि अपने परिवार में, अपने बिरादरी में
तमाम उस तरह की जगह पे, खास करके अगर आप पीड़ित जाति में नहीं पैदा हुए, दलित बहुजन परिवार में नहीं पैदा हुए, और ज्यादा जिम्मेदारी उठाइए कि डेली हम इस चीज को बताने सिखाने की कोशिश करेंगे कि जाति नाम की चीज जो हमारे घरों में डेली पकता है, उसकी रोटी, उसको खत्म करने की जरूरत, उसके उन्मूलन का जो काम है उसमें हमें भी अपना हाथ देना है और हमें इसमें मदद करनी है उन बहादुर दलित आंदोलन के लोगों को जो इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं, इस काम में अगुवा भूमिका में है। उसको हमें करना है, इसे अपना काम मान के करना है। इस बात को हम लोग माने, समझाए लोगों को। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, सिर्फ इस चीज को बस याद दिलाते हुए कि आदित्यनाथ, एक आखिरी बात और, हाँ, इसमें जो कुछ लोग, मैंने एक आध जगह देखा कि किसी ने 4 फांसी के तख्ते बना करके यहाँ लाए हैं और कहा है कि उन चारों को, क्या नाम है, लवकुश, रामू, संदीप और रवि, इनको जो है फांसी होनी चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि इनको फांसी हो जाने से या इनको फेक एनकाउंटर में मार देने से आप इस सरकार को, इस मनुवादी सरकार को छुट्टी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका काम खत्म, फांसी हो जाएगी। फांसी की मांग कृपा करके मत करिए। सजा होनी चाहिए। सजा किसको क्या होगी वो पहले अदालत में जुर्म साबित होगा, तब तो जाके सजा होगा। फेक एनकाउंटर वही यूपी पुलिस जिसने शरीर जलाया, वो आज अपने हाथ धो देगी अपने जुर्म से, ये यहाँ पर फेक एनकाउंटर करके। तो ये तो अपने आप को बचाने के लिए करेगी, ऐसा न होने दीजिए। कहिए कि फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए, हम न्याय चाहते हैं और न्याय के लिए लड़िए, न्याय के लिए आवाज उठाइए। और याद रखिए कि ये जो आदित्यनाथ हैं, ये वही है मनुवादी, इनका जो विचार है इसको जलाने की बात करिए। इसको आप फांसी कहाँ से दीजिएगा, इनके विचार को? इसका विचार क्या है? 2014 में एक लेख उन्होंने अपने वेबसाइट पे लगाया, जो 2017 में सीएम बनने के बाद उसे उतारा गया, लेकिन उसकी कॉपी हम सबके पास है, उसको आज भी जलाया गया। उसमें लिखा हुआ है, उस लेख में मनुस्मृति का हवाला देते हुए, कि महिला को हमेशा जो है किसी पुरुष के कंट्रोल में रहना चाहिए, कभी फ्री नहीं रहना चाहिए। उसमें आरक्षण विरोधी तर्क भी दिया गया। कहा गया है कि जाति आधारित आरक्षण समाज में दरार डालता है। अच्छा, जाति दरार नहीं डालता, लेकिन जाति आधारित आरक्षण दरार डालता है, जाति दरार नहीं डालता इनके अनुसार। जाति से तो जाति के खिलाफ लड़िएगा तो आप दरार डाल रहे हैं, और जाति का वर्चस्व आप बना रहे हैं, शर्ट खोल करके अपनी ठाकुरियत दिखा रहे हैं, उस समय वो जो है वो दरार डालना नहीं हुआ। वो कैसी बात कह रहे हैं? और उसमें ये भी कहा गया है कि महिलाएं अगर पुरुष का काम करती है, पुरुष का काम क्या है, यही आंदोलन करना वरना, तो वो राक्षस हो जाती है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आंदोलन करना, अगर राजनीति करना, अगर सच के लिए लड़ना, फातिमा, सावित्रीबाई, अंबेडकर के रास्ते पर चलना, भगत सिंह के रास्ते पर चलना, फिर इससे अगर हम राक्षस बन जा रहे तो राक्षस ही सही, कोई बात नहीं। राक्षसों को भी पता नहीं, राक्षस कोई खराब लोग थोड़ी रहे होंगे, उनको भी जो है वो स्क्रिप्टिंग करने वाले लोग जो है वो राक्षस नहीं थे, उन्होंने उनको बैड कैरेक्टर बता दिया। तो मैं तो कह रही हूँ कि बिल्कुल हम राक्षस हैं। अगर आप चाहते हैं हमें राक्षस कहना, कह लो राक्षस, लेकिन किसी को अच्छा और किसी को राक्षस नहीं कह पाओगे। अगर एक को राक्षस कहा तो हम सब राक्षस हैं, और उसके बाद में समझ लो कि तुम क्या हो, क्या चीज हो। तो इनके खिलाफ आंदोलन हम चलाते रहेंगे, इनके मनुवादी आइडियोलॉजी के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। इसी बात के साथ लड़ते रहिएगा सब।